हेलो बच्चों। मैं सुनील कुमार सैनी उड़ान बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूं। ठीक है, तो अपना केमिस्ट्री में मतलब साल भर का रहेगा क्या, पहले तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो इसमें साल भर में जैसे हम स्टार्टिंग अगर करेंगे तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अपना क्या रहेगा, पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो आता है वो आवर्त सारणी आता है अपना। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर आवर्त सारणी के बाद में आगे धीरे धीरे जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, ऐसे धीरे धीरे अपना चलता जाएगा। इस प्रकार से अपना रहेगा। तो अब हम ज्यादा समय वेस्ट व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो अपना बेसिक यही रहेगा अपना। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये ये अपना सबसे पहला चैप्टर है जो इसको हम आज एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे अब। तो आप जरा ध्यान लगा के सामने देखना, पढ़ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें है क्या। देखो, ये है, हमें बताता है तत्वों के बारे में, बताता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया था। पहले स्टार्टिंग में कौन सी हाइपोथेसिस आई था, कौन सा सिद्धांत आया था, उसके बारे में ये बताते हैं। तो सबसे पहले मतलब आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त सारणी का निर्माण किया कैसे गया था, या इससे भी पहले हमें जानना यह है कि आवर्त सारणी कहते किसे हैं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति में लगभग 118 तत्व डिस्कवर हो चुके हैं, उनकी खोज हो चुकी है। तो अब 118 तत्वों का एक साथ अध्ययन कर पाना तो पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आवर्त सारणी बनाई। तो सबसे प्राचीन समय में आवर्त सारणी का निर्माण कैसे किया गया, तो उसमें लेवोजियर आता है, जिसे रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसने क्या किया, आवर्त सारणी का निर्माण धातु व अधातु के आधार पर किया। मतलब उसने क्या किया, जो धातु थे उनको एक साइड में रख दिया, अधातु था उनको क्या किया, एक साइड में रख दिया। लेकिन तत्वों का ये आवर्ती वर्गीकरण बिल्कुल भी सही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब उपधातुओं की खोज हुई तो इसका यह नियम क्या हो गया, पूर्णतः यह गलत साबित हो गया। क्योंकि इसने तो धातु व अधातु के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया था। लेकिन जब उपधातु आए तो वो उसके स्थान को निश्चित नहीं कर पाया, इसलिए लेवोजियर का यह सिद्धांत क्या हो गया था, गलत हो गया था। उसके बाद में और जो साइंटिस्ट आता है, जैसे कि हम बेसिक से स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहला आता है डोबेरेनर का त्रिक नियम। देखो बेटा, सामने देखो, त्रिक, त्रिक से सब जानते हैं कि त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन। त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन होता है। तो त्रिक कहते किसे, समान गुण धर्म वाले तीन तीन तत्वों का समूह है। भाई जोड़ी, सीधी सी बात है, तीन की जोड़ी होती है, ये सिंपल सी बात है। तो तीन समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह है, क्या कहलाता है, आपका त्रिक कहलाता है। समान गुणधर्म का मतलब क्या होता है, समान गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि उन तीनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या उनका, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, उनका समान। मतलब ये कह सकते हैं कि उनकी संयोजकता समान होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि त्रिक का मतलब क्या, समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों का समूह है, वो क्या कहलाता है, आपका त्रिक कहलाता है। तो त्रिक किसे कहते हैं, समान गुणधर्म वाले, समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों का समूह है, समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों का समूह है। ये क्या हो गया, आपका त्रिक हो गया। समान, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक त्रिक हो गया। इसमें इन तीनों तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, समान। हमने कैसे कहा कि तीनों तत्वों का गुणधर्म समान होता है, भाई देखो, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s1। इसका होता है सोडियम का 3s1, पोटेशियम का होता है 4s1। तो हमें ये देखना है, देखो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास S1 S1 S1, मतलब इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है।
तो इनके गुणधर्म भी क्या होंगे, फिर निश्चित रूप से क्या होंगे, समान। तो इन तीनों को मिलाकर हमने क्या कह दिया, ये एक समान गुणधर्म वाले तत्व हो गए, मतलब ये हो गए आपके त्रिक हो गए। क्या हो गए आपके, त्रिक हो गया। ठीक है, तो ये होता है त्रिक। इसी प्रकार और होते हैं, जैसे देख लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसमें देखो 2s2 कौन सा हो गया, 2s2, 3s2, 4s2। तो इनके बाह्यतम कोश में कितने हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो गया, समान गुणधर्म वाले तीन तत्व हो जाते हैं। तो वो होता है त्रिक का मतलब, तीन समान गुणधर्म वाले तत्व। तो अब हम अपने नियम पर आते हैं। तो डो ब्रेनर ने क्या किया, डो ब्रेनर का आधार क्या था, इसने अपनी आवर्त सारणी बनाई, उसका आधार क्या था। तो इसने क्या किया, ये जो त्रिक है इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, त्रिक को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और क्या कहा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है, औसत होता है। जैसे कि मैं आपको इसको समझाऊं, जैसे इसने तीन तत्व लिए ए बी सी, ये तीन तत्व हो गए। इन तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या है, समान है, ए बी और सी। मान लेते हैं कि ए तत्व का जो परमाणु भार है वो हो गया m1, इसका परमाणु भार हो गया m2 और इसका परमाणु भार हो गया m3। तो डो ब्रेनर ने क्या कहा कि इस बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो किनारे वाले दोनों तत्वों के m1 प्लस m2, मतलब किनारा ए तत्व इसका परमाणु भार क्या है m1, सी तत्व इसका परमाणु भार क्या है m3, और इन दोनों के परमाणु भार को जोड़ दो और इसमें कितने का भाग दे दो, 2 का। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, यहां पर m3 आएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, आपका m2 के। लगभग बराबर आ जाएगा या बराबर आएगा, पूरा पूरा बराबर आए यह कोई जरूरी नहीं है, पर लगभग लगभग बराबर भी आ सकता है। तो उस पर डो ब्रेनर का त्रिक नियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इसका जैसे अब हम इसका कथन लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसका कथन, तो देखो इसका कथन, डो ब्रेनर ने त्रिक को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और कहा कि और कहा कि मध्य वाले तत्व का मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। तो ये तो क्या होगा इसका कथन, एक बार दोबारा देख लीजिए इसका कथन क्या था। डो ब्रेनर ने क्या किया, त्रिक को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार का बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, मतलब आपका जो ए तत्व है उसका परमाणु भार मान लेते हैं 3 था, तो बी तत्व का परमाणु भार होगा वो क्या होगा, निश्चित रूप से 3 से ज्यादा ही होगा। सी तत्व का जो परमाणु भार है वो क्या होगा, बी से ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा इसका बढ़ता हुआ क्रम। तो डो ब्रेनर ने क्या किया, डो ब्रेनर ने त्रिक को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ध्यान रखना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और कहा
मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या होगा, जैसे इसने 3 तत्व लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका त्रिक। इसका परमाणु भार कितना हो गया 3, इसका परमाणु भार कितना हो गया 23, इसका परमाणु भार कितना हो गया 39। तो देखो उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा है। तो इसका कथन देखो, कथन क्या था, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, सोडियम का जो परमाणु भार है ये होगा ना मध्य वाला तत्व सोडियम, इसका परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होगा औसत। मतलब औसत निकालना तो हम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, जो सोडियम का जो परमाणु भार इसका क्या औसत निकाल दो, जो किनारे वाले तत्व है इनके परमाणु भार को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। मतलब ये करेंगे हम 3 + 39। ये बेटा ध्यान देना अपना, जो लिथियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है 7 होता है। लिथियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है 7 होता है। 7। यहां पर भी एक बार देख लेते हैं। तो 7 + 39 = 2 ये कितना हो गया 46/2, ये हो गया आपका 23। तो देखो, तो यही था ना इसका कथन, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है औसत होता है। या लगभग आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही आए, लगभग आ सकता है। जैसे कि हम एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर बात करें, इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम देखें जो इस पर ये लागू हो रहा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस पर देखें इन तीनों तत्वों का भी ये भी क्या त्रिक है, इनके भी गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं। तो जैसे क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। ये मैंने जो लिखे हैं इसके डाटा राउंड फिगर में लिखे हैं। तो देखो देखो अब हमें क्या निकालना है, इसके कथन याद करो, इसका कथन क्या था, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। तो देखो भाई ब्रोमीन, इसका परमाणु भार इसके नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लोरीन का परमाणु भार कितना है 35.5 प्लस आयोडीन का कितना हो गया 127/2। तो ये जो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग लगभग इसके इक्वल आएगा। अगर इसको हम करें भी तो कितना हो जाएगा ये 162.5/2। तो ये हो जाएगा अपना 81.25 के समथिंग आएगा ये। तो ये लगभग लगभग क्या आ रहा है औसत आ रहा है इसका। तो ये क्या था डोबरेनर का त्रिक नियम। एक बार दोबारा बताऊं कि डोबरेनर का त्रिक नियम क्या था, क्या क्या डोबरेनर ने, देखो इसका कथन देखो, डोबरेनर ने त्रिक को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और कहा बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है औसत होता है। अभी जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, कोई जरूरी नहीं है कि 2 एग्जांपल, और भी एग्जांपल जैसे हम डिस्कशन करें और डिस्कस करें इसके एग्जांपल के बारे में। और कौन कौन से हैं, जैसे तीसरे एग्जांपल की बात करें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इस पर भी ये क्या हो रहा है लागू हो रहा है। इस पर भी क्या हो रहा है, जब इसके परमाणु भार को ऐसा लिखा जाएगा तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है औसत होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, हो सकता है कि और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो उसमें देखना है कि लगभग बराबर आए, ये कोई जरूरी नहीं है, उसके आसपास नजदीकी संख्या में भी ये आंसर आपका आ सकता है। तो ये क्या था डोबेरेनर का त्रिक नियम, इतना ही था। लेकिन वो क्या है ना कि केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में नियम आते रहते हैं गलत होते जाते हैं, आते रहते हैं गलत होते जाते हैं। लेकिन डोबेरेनर का त्रिक नियम गलत हुआ, इसका क्या कारण था, तो हम ये कह सकते हैं इसकी कमियां, इस नियम की कमी क्या थी।
इस नियम की कमी क्या थी? तो इस नियम की कमी यही थी कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो सभी तरीकों पर लागू नहीं हो रहा था। इसकी सबसे बड़ी एक ही कमी थी जिसको हम देखते हैं। यह नियम सभी त्रिक पर लागू नहीं हुआ। सभी त्रिक पर लागू नहीं हुआ। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन तीनों तत्वों, ये क्या त्रिक है, इनके गुणधर्म समान है। अब देखो, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14 है। फॉस्फोरस का जो परमाणु भार होता है वो होता है 31। आर्सेनिक का जो परमाणु भार होता है वो होता है 34। अब बताओ फॉस्फोरस को निकालो, कितना आ रहा है? जोड़ दो। 14 है प्लस 34 अपॉन इसका यहां पर क्या नाम है, 74 होगा। सेवेंटी फोर अपॉन 2, तो ये कितना हुआ? 88/2, ये हो गया आपका 44। अब देखो, डोबेरेंद्र का त्रिक नियम क्या था? डोबेरेंद्र का त्रिक नियम क्या था? इसका नियम ये था ना कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है? औसत। अब तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार कितना आ रहा है? 31। और जब इनका औसत निकालते वो कितना आ रहा है? 44। बताओ, ये इसके बराबर थोड़ी आ रहा है ना, लगभग बराबर आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो इस नियम की सबसे बड़ी कमी यही थी कि यह नियम सभी तरीकों पर लागू नहीं हुआ। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। और यही ये कमी जैसे आई तो डोबरेंद्र का त्रिक नियम क्या हो गया? गलत साबित हो गया। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक और आता है जिसने इसके नियम के बाद ही वो दूसरा नियम आता है, वो आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, न्यूलैंड क्या था? न्यूलैंड एक था साइंटिस्ट था जो कहता है म्यूजिशियन, इसको गाने सुनना बड़ा पसंद था। तो वो गानों को सुनते सुनते ही उसने अपना एक नियम बना दिया। तो पहले तो हम देखो इसकी हेडिंग डालते हैं। अपना ये दूसरा नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। हाँ, तो देखो, अष्टक, अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। अष्टक का मतलब क्या होता है? 8 होता है। सब जानते हैं अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। तो देखो, इसने क्या किया था भाई, गाने सुनते सुनते ही इसने अपना एक क्या बना दिया? नियम। अब देखो, संगीत के स्वर सबको याद है, सब जानते हैं कि संगीत का स्वर कौन से होते हैं, जानते हो ना? सा रे गा मा पा धा नी सा। कौन सा होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसने भी क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया भाई, जब न्यूलैंड यह अपना नियम दे रहा था तो उस टाइम प्रकृति में कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। प्रकृति में कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। तो न्यूलैंड ने क्या किया? 56 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसने भी वही काम किया जो काम डोबरेंद्र ने किया, वही इसने किया। डोबरेंद्र ने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, इसने भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रखा। तो इसने क्या किया? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा पहले तत्व का और आठवें तत्व के गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें पहले देख लेते हैं इधर। संगीत के स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब देखो, ये कितने हो गए? 7 हो गए। सा रे गा मा पा धा नी। अब आठवां जो आता है वो कौन आता है? सा ही आता है ना, वो भी सा ही आता है ना। तो पहला और आठवां सेम आ रहा है। अगर आप पहला रे को मानोगे तो आठवां भी कौन आ रहा है? रे ही आ रहा है। तो मतलब इसने यही कहा था, पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान ठीक उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं, जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं। तो यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसने गाने सुनते सुनते अपना एक नियम बना दिया। तो देखो, अब हम आते हैं इसके कथन। इसने क्या लिखा? इसका कथन क्या था? न्यूलैंड ने सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा आठवां तत्व
पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। तो इसका क्या कथन था, न्यूलैंड कैस्टिक नियम का क्या कथन था? न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और कहा कि प्रत्येक आठवां तत्व, प्रत्येक आठवां तत्व प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से, पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है। जिस प्रकार संगीत के स्वर, जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में समानता दर्शाते हैं। संगीत के स्वर आपस में समानता दर्शाते हैं। तो क्या था भाई इसका नियम, क्या था, क्या कथन था इसका? न्यूलैंड ने क्या किया, सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और क्या कहा, सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, आरोही क्रम में रखा और क्या कहा, प्रत्येक आठवां तत्व है पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है। प्रत्येक आठवां तत्व है पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। तो जैसे अब पहले तो हम संगीत के स्वर लिख लेते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था आपको, सा रे गा मा पा धा नी। अब तो आठवां जो तत्व आ रहा है वो पहले तत्व के क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है ना, तो उसको कहां रखा जाएगा, जस्ट इसके नीचे रखा जाएगा। समझ गए? फिर तो वापस वही से स्टार्ट हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो देखो आप इस तत्व को कैसे अरेंज किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या कौन आता है, नियोन, बट नियोन को छोड़ना है हमें क्योंकि उस टाइम नियोन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नियोन खोजा नहीं गया था उस टाइम। तो अब कौन आता है, सोडियम। सोडियम आठवां तत्व बना, लिथियम पहला तत्व बना। तो आठवें तत्व के गुणधर्म किसके समान थे, पहले तत्व के। अब भाई जिनके गुणधर्म समान होते हैं उनको कहां रखा जाएगा, बिल्कुल उसके नीचे। तो सोडियम कहां आएगा, यहां पर आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब दोबारा इसके आगे कौन आया, आर्गन। बट वही बात, आर्गन अक्रिय गैस होता है तो अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। तो अब आगे कौन आएगा, पोटेशियम और कैल्शियम। ये लीजिए, और यहीं तक आके आपको रुक जाना है। तो यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसने क्या कहा, प्रत्येक आठवां तत्व है
पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में क्या दर्शाता है, समानता दर्शाता है। अगर हम पहले तत्व किसको माने, बेरिलियम को माने, पहला तत्व किसको माने, बेरिलियम का, तो आठवां तत्व कौन बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा। आठवां तत्व कौन बनेगा अपना, मैग्नीशियम बनेगा। ये ध्यान रखना। तो यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन यह कहते हैं कि यह नियम भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि इस नियम की भी कुछ क्या थी, कमियां थी। तो अब हम बात करते हैं इसकी कमियां। तो देखो भाई, इसकी कमी क्या थी। इसकी कुछ कमियां थी। जैसे सबसे पहले अगर हम कमी बात करें, सबसे पहली कमी बात करें, जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया था, गलत हो गया था। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती है। अक्रिय गैस क्या होती है, जो किसी से क्रिया नहीं करती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अक्रिय गैस बोलते हैं। तो जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया था, गलत हो गया था। कैसे भाई, देखो फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियोन। अक्रिय गैस है कि नहीं है, हाँ। अब ये जो नियोन है वो कौन सा तत्व बना आपका, आठवां तत्व बना। अब लिथियम और नियोन, इनके गुणधर्म कतई समान नहीं है, बिल्कुल भी समान नहीं है। तो जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, पूर्णतया है गलत साबित हो गया। तो सबसे पहला नियम क्या है, कमी क्या है, सबसे पहली कमी इसकी, अक्रिय गैसों की खोज होते ही, अक्रिय गैसों की खोज होते ही, खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम गलत हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम गलत हो गया। अक्रिय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी सबसे पहली कमी थी। अब बात करें हम इसकी दूसरी कमी की। दूसरी कमी क्या थी, तो देखो आप देखो इधर, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू हो रहा था, परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू हो रहा था, 20। अब देखो कैल्शियम क्या कौन आता है, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम तो भाई न्यूलैंड के अकॉर्डिंग तो स्कैंडियम कहां आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। लेकिन हम जानते हैं एल्यूमिनियम और स्कैंडियम के गुणधर्म तो बिल्कुल भी समान नहीं है। क्यों, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है, स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है, तो इनके गुणधर्म बिल्कुल भी समान नहीं है। तो एक तीसरी कमी क्या हो गई कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कहां तक लागू हो रहा था, परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। इसके आगे यह नियम लागू नहीं हुआ था। तो ये किसकी क्या हो गई, कमी और हो गई। तो क्या है इसकी दूसरी कमी, यह नियम, यह नियम परमाणु क्रमांक, यह नियम परमाणु क्रमांक 20, अब परमाणु क्रमांक 20 पर कौन सा तत्व आता है, कैल्शियम। कौन सा आता है, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ। ये इसकी क्या थी, दूसरी कमी थी। हाँ, कई बार ये पूछने जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कितने परमाणु भार तक, कितने परमाणु भार तक, परमाणु भार याद रखना, परमाणु क्रमांक नहीं, कितने परमाणु भार वाले तत्व तक लागू हुआ था। तो परमाणु भार कितना, कैल्शियम का परमाणु भार कितना था, 40। तो ये ध्यान रखना है, इसका जो नियम है परमाणु भार 40 वाले तत्व तक लागू हुआ था। कैल्शियम का परमाणु भार कितना था, 40। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरी, और जो इसने क्या कहा था, इसने एक भविष्यवाणी कर दी। न्यूलैंड ने क्या की है कि भविष्यवाणी कर दी। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूलैंड के टाइम में प्रकृति में कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। तो न्यूलैंड ने यह भविष्यवाणी की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही पाए जाते हैं, इसके आगे और तत्व नहीं खोजे हैं, और प्रकृति में और तत्व नहीं पाए जाते हैं। बट इसका ये नियम तो कुछ ही सालों में क्या हुआ, गलत हो गया। ये नियम टिक ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ समय बाद प्रकृति में क्या हो गई, और तत्वों की खोज हो गई थी। तो एक ये लिख देते हैं, न्यूलैंड के अनुसार
न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात लेकिन कुछ समय पश्चात अन्य तत्वों की खोज भी हो गई, अन्य तत्वों की भी खोज हो गई। अन्य ये क्या हो गया भाई इसको? अच्छा, यहाँ से, अच्छा हाँ, अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है। तो देखो वापस आते हैं। वो कहाँ गया? हाँ देखो, ये देखो, लेकिन कुछ समय पश्चात अन्य तत्वों की खोज हो गई, अन्य तत्वों की खोज हो गई। तो ये क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम था। जो इसकी क्या थी, ये कमियां थी, तो ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया लोगों के सामने, और ये क्या हो गया, फिर गलत हो गया। तो इस प्रकार देखो धीरे धीरे क्या आते जा नियम आते जा रहे हैं, वो गलती भी होते जा रहे हैं, नियम आते जा रहे हैं, वो गलती भी होते जा रहे हैं। बट यहां से क्या मिल गया था? एक बेस मिल गया था आवर्त सारणी को बनाने का। पहले किसने दिया था? पहले जो लेवोजियर ने दिया था, धातु व अधातु के आधार पर उसने आवर्ती वर्गीकरण किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था, जो सरासर गलत हो गया। क्योंकि जैसे ही उपधातु की खोज हुई, वो नियम क्या हो गया? गलत हो गया। बाद में कौन आता है आपका? डोबेरेनर आता है, जिसने त्रिक नियम दिया था। उसका नियम अब देखो कई बार आता है कि डोबेरेनर का त्रिक नियम। तो त्रिक क्या होता है? समान गुणोत्तर वाले तीन तत्वों का समूह है। लेकिन वो तत्व भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, और वो नियम है, वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, और क्या हो गया? वो भी गलत हो गया। फिर आता है न्यूलैंड वाला, तो इसकी कमियां आपके सामने है। क्या क्या कमी थी? जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैसों की खोज होते न्यूलैंड का अष्टक नियम तो क्या हो गया? गलत हो गया। एक था परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हो रहा था, इससे आगे वाले तत्व पर यह नियम लागू नहीं हो पा रहा था। इसने एक भविष्यवाणी कर दी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही पाए जाते हैं। बट कुछ समय पश्चात और तत्वों की खोज हुई, तो ये नियम क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो अब आता है धीरे धीरे हम क्या है, इसके इसके बेस की तरफ, वहां से जहां से पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हुई, वहां तक हम जा रहे हैं अभी। चलो तो अब आता है अगला नियम। कौन आता है भाई? अगला जो अगला तीसरा जो नियम है, वो आता है लोथरमेयर। लोथर मेयर का परमाणुक आयतन वक्र। लोथरमेयर का परमाणुक आयतन वक्र ये था। देखो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या था कि मेंडलीव अलग देश का था, लोथरमेयर ये साइंटिस्ट एक अलग देश का साइंटिस्ट था। बट दोनों काम कर रहे थे। लोथरमेयर अपने देश में काम कर रहा था, मेंडलीव अपने देश में काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन मार्केट में अगर ये बोला जाए तो सबसे पहले नियम किसका आ गया था? मार्केट में पहले नियम किसका आ गया था? मेंडलीव का आ गया था। इसलिए फिर आवर्त सारणी का जनक भी किसे कहा गया था? मेंडलीव को ही कहा जाता है। हाँ, दोनों के नियम लगभग लगभग सिमिलर ही थे, पर पहले वो नियम आया था तो जनक भी फिर उसे ही कहा गया था। खैर वो चीजें छोड़िए, वो तो जस्ट नॉलेज था। अब देखो लोथरमेयर का परमाणु आयतन वक्र क्या था, ये नियम क्या कहता है? इसका सीधा सीधा यही है, इसने क्या किया था? तत्व के परमाणु भार व परमाणु आयतन के मध्य, तत्व के परमाणु भार व आयतन के बीच में क्या बनाया था? एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ अगर बनाऊं तो मैं, देखो यहां देखो ग्राफ कैसे आता,
इधर हो गया परमाणु भार, इधर हो गया आयतन। तो इसने क्या किया, तत्व के परमाणु भार व आयतन के बीच में क्या बनाया था, ग्राफ। वो ग्राफ इस प्रकार से आया था। इस प्रकार से वो क्या आया था, ग्राफ आया था। तो इसने क्या कहा, तत्व के परमाणु भार व आयतन के बीच में जब ग्राफ खींचा तो इसने कहा समान गुण धर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। क्या कहा, ये इसका इंपॉर्टेंट बात है, समान गुण धर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। देखो भाई इस ग्राफ में देखो समान स्थिति कौन कौन सी है, ये देखो, ये 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 क्या बोलते हैं इसे ग्राफ में, शीर्ष। शीर्ष ही तो कहते हैं ना इसे। तो ये हो गया शीर्ष। एक आप देखो उधर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ ऐसे आरोही भुजा, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, वो कौन सा हो गया, आरोही भुजा। एक आ रहे हैं नीचे की तरफ इस प्रकार से, ये भुजा कौन सी हो गई आपकी, अवरोही भुजा। तो ये कौन सी हो गई, इसकी समान स्थितियां। तो अगर तो इसने क्या कहा, समान गुण धर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। अब जैसे कि हम कहें जैसे भैया क्या बात है, ये देखो यहाँ पे ये समान स्थिति है, यहाँ पर कौन है, वर्ग एक के तत्व है। जानते ना वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, पढ़ा आप लोगों ने। वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्या कहा जाता है, क्षार धातु। तो भैया क्षार धातु ने कौन सी स्थिति प्राप्त की, शीर्ष पर, ऊपर वाली स्थिति। ये लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, आगे और चलते जाएगा इस प्रकार से। तो इन सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्होंने कहा स्थिति प्राप्त की, समान स्थिति, शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया इन्होंने। ठीक इसी प्रकार जैसे कि और बात करें, ये जो भुजा है, ये भुजा अवरोही भुजा, कौन सी भुजा है ये, अवरोही भुजा। अवरोही भुजा पर कौन आया था, वर्ग दो के तत्व है। अवरोही भुजा पर कौन आते हैं, वर्ग दो के। याद है ना, वर्ग दो के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार मर्दा धातु। क्या कहा जाता है, क्षार मर्दा धातु। जैसे यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम एस आर। ठीक है। अब ये कौन सी भुजा है, देखो असेंडिंग, ऊपर की तरफ आरोही भुजा। आरोही भुजा पर किसने स्थान प्राप्त किया, हेलोजन ने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये हो गए। तो ये था इसका क्या नियम था, क्या था भाई, सिंपल सी बात है, जिन तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। जिन तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। तो इसका कथन लिखे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की, समान स्थिति प्राप्त की। जैसे कि शीर्ष पर किसने स्थान प्राप्त किया भाई, शीर्ष पर कौन से तत्वों ने स्थान प्राप्त किया, वर्ग एक के तत्व ने। वर्ग एक, जानते ना वर्ग एक के तत्व क्या कहते हैं, क्षार धातु। और आरोही भुजा पर, आरोही भुजा कौन सी होती है, जो भुजा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ चढ़ रही है ना, आरोही ऊपर की तरफ ये चढ़ रहा। तो आरोही भुजा पर किसने स्थान प्राप्त किया, हेलोजन। और अवरोही भुजा पर किसने स्थान प्राप्त किया, क्षार मर्दा धातु ने। क्षार मर्दा धातु, किसने स्थान प्राप्त किया, क्षार मर्दा धातु। इसने क्या किया, अवरोही भुजा पर स्थान प्राप्त किया। तो यह था कौन सा,
लोथरमेर का परमाणुक आयतन वक्र। हालांकि ये कई बुक्स में तो दिया भी नहीं जाता, बहुत ही कम आता है इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में डिस्कशन बहुत ही कम होता है, बट आप लोग ध्यान रखना, अब आपको पढ़ा दिया गया है तो आप इसके बारे में ध्यान रखना कि ये ग्राफ किस किस के बीच में बनाया गया था। यह जो इसका ग्राफ बनाया था परमाणु भार व आयतन के बीच में यह ग्राफ बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना इसका। हाँ, अब कई बार अगर थोड़ा सा नॉलेज के लिए देखा जाए तो ये देखना कि ये आयतन कहां से आया। भाई हम जब जानते हैं डेंसिटी, अगर मैं साइड में लिखूं तो डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। एम क्या होता है, द्रव्यमान, वी क्या होता है, आयतन, और वी बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी। अगर परमाणु भार में घनत्व का भाग दिया जाता है तो वहां से क्या आ जाता है, परमाणुक आयतन आ जाता है। तो ये यहां से आयतन निकाला गया था। खैर ये एज नॉलेज है, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। ये था लोथरमेर का परमाणुक आयतन वक्र। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका नियम और मेंडलीव का नियम लगभग लगभग इनका नियम समान ही था, बट पहले नियम कौन सा आया था, मेंडलीव का आया था, इसलिए उसको आवर्त सारणी का क्या कहा गया था, जनक कहा गया था। अगर इसकी कमियों की बात करें तो देखो इसकी कमी क्या थी, यह नियम सभी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं था, सभी तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं था। तो यही इसकी क्या थी, इसकी कमी हो गई थी। लिखना चाहो तो लिख लो, कमी। सभी तत्वों का, सभी तत्वों का वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं था, वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं था। तो बस इसकी यही एक कमी थी। अब ये नियम भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब तक अपने कितने नियम पढ़े हैं, 3 नियम पढ़े हैं कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले क्या था, आवर्त सारणी का जो धातु व अधातु के आधार पर, धातु व अधातु के आधार पर आवर्त सारणी को क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। भाई जो धातु थे उनको एक जगह रख लिया गया, अधातुओं को एक जगह रख लिया गया था। तो ये आधार था, परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ, उपधातुओं की क्या हुई थी, खोज हुई थी। उपधातुओं की क्या हुई थी, खोज हुई थी। अब जैसे ही उपधातु की खोज हुई, उसको कहां रखा जाए, इस बात को कौन नहीं समझा पाया था, लेवोजियर नहीं समझा पाया था। तो उसका वो नियम क्या हो गया था, बिल्कुल गलत हो गया था। बाद में आता है परमाणु भार को आधार मानकर, परमाणु भार को आधार मानकर कुछ नियम दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला नियम कौन सा आता है आपका, डोबेरेनर का त्रिक नियम। कौन सा नियम आता है, डोबेरेनर का त्रिक नियम। ये देखिए, ये रहा, क्या हो गया, देखो ये रहा डोबरेनर का त्रिक नियम। त्रिक का मतलब क्या था है, समान गुणधर्म वाले 3 तत्व है, समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों का समूह है, वो क्या कहलाता है, आपका त्रिक कहलाता है। तो इसका कथन क्या था, डोबेरेनर ने त्रिक को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जो त्रिक था उसको परमाणु भार के आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, और कहा मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है, औसत होता है। जैसे देखो सोडियम, भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 त्रिक हो गए, ये एक त्रिक हो गया। एक त्रिक में कितने तत्व थे, 3 तत्व थे। लिथियम का परमाणु भार 7, इसका 23, इसका 39। तो डोबेरेनर के अकॉर्डिंग क्या था, सोडियम का जो परमाणु भार है, इनके परमाणु भार का क्या रहेगा, औसत। तो 7 + 39/2, 46/2 कितना आ रहा है, 23, लगभग लगभग तो आ रहा है बराबर। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही हो, और भी कोई एग्जाम्पल आपको वो देखा तो साथ में परमाणु भार देखा। हम लोगों को तो यही देखना ना कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत हुआ कि नहीं हुआ। मेरे समझ आ रहा ना, यस या नो, तो वो देख लेना भाई। इसकी कमी, कमी क्या थी, सिंपल सी कमी है, जो नियम जिस प्रकार दिया जाता है ठीक उसी प्रकार उसकी क्या आती है, कमी आती है। हाँ, तो यह नियम सभी त्रिक पर लागू नहीं हुआ। जैसे आपके सामने एग्जांपल है फॉस्फोरस, इसका परमाणु भार 31 होता है, लेकिन डोबेरेनर के अकॉर्डिंग निकाला गया तो वो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, 44 आ रहा है। तो यहां पर ये लागू नहीं हो रहा था, इसकी क्या हो गई है, कमी। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक, अष्टक का मतलब गांव का बच्चा बच्चा जानता है भाई, अष्टक का मतलब क्या होता है, 8। अष्टक का मतलब क्या होता है, 8।
सब जानते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या किया, इसने संगीत सुनते, इसने बताया था कि ये म्यूजिशियन था, संगीत सुनना बड़ा पसंद था इसको, तो गाने सुनते सुनते इसने क्या बना दिया, एक नियम बना दिया। इसने क्या किया, सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में रखा और कहा एक आठवां तत्व है, पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। ये रहा सा रे गा मा पा धा नी सा। अब पहला और आठवां सेम आ रहा है ना, पहला शब्द सा है, आठवां भी सा है, तो पहला और आठवां समान हो गया। तो यही इसका नियम था, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। आगे कौन आता है, नियोन, बट उस टाइम नियोन की खोज नहीं हुई थी, तो कौन था, सोडियम। अब पहला तत्व है लिथियम, आठवां तत्व है सोडियम, इनके गुणधर्म आपस में क्या हो गए, समान हो गए। अगर पहला ये है तो आठवां पोटेशियम बन जाता है, इनके गुणधर्म आपस में क्या हो गए, समान। ये था कमियां, तो मैंने कहा था जैसे नियम दिया जाता है वैसे ही कमियां निकल के आती हैं। नियम यह था, आठवां तत्व पहले तत्व से साथ समान गुणधर्म दर्शाता है। अब तो अक्रिय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया भाई, गलत हो गया, क्योंकि अक्रिय गैस जैसे डिस्कवर हुई तो आठवां तत्व कौन बना, नियोन बना, और लिथियम और नियोन के गुणधर्म कभी भी समान नहीं होते हैं। दूसरी कमी, यह नियम परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ, परमाणु क्रमांक 20 तक, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। और मैंने यह भी बताया था कि कैल्शियम का परमाणु भार कितना, तो 40, तो कई बार आ जाता है कि परमाणु भार 40 तक ही यह लागू हो रहा था। एक इसने भविष्यवाणी की थी, प्रकृति में 56 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में और तत्वों की भी क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। तो यह था आपका न्यूलैंड का अष्टकीय नियम। अब आता आपका कौन सा, लोथरमेर का परमाणविक आयतन होकर। यह नियम काफी हद तक सही भी था, लेकिन वही जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि पहले तो मेंडलीव का नियम ही आया था, पहले मेंडलीव का नियम आया था तो उसी को मान्यता मिली, इसको मान्यता नहीं मिली। तो इसने क्या किया, तत्व के परमाणु भार व परमाणु आयतन के बीच में क्या बनाया था, इसने ग्राफ बनाया था। और क्या कहा, सिंपल सी बात है, समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे उनकी समान स्थिति, भाई समान स्थिति का मतलब क्या, देख लो एक बार दोबारा देख लो, ये जो है इस ग्राफ में ये कौन सी स्थिति, उच्चतम शीर्ष वाला भाग होता है, ये भाग कौन सा हो गया आपका, ये निम्नतम, निम्निष्ठ भाग, निम्नतम भाग। ये जो जैसे कोई रेखा नीचे की तरफ आ रही है, ये लाइन नीचे, तो इसे बोला जाएगा अवरोही भुजा। ऊपर की तरफ जा रही है उसे क्या बोला जाएगा, आरोही भुजा। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की, ये इसका क्या हो गया, जैसे कि देखिए शीर्ष वर्ग एक के तत्व है क्षार धातु, इन्होंने वहां पर स्थान प्राप्त किया। आरोही भुजा पर हेलोजन ने, अवरोही भुजा पर क्षार मर्दा धातु ने क्या किया, स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या था, इसका नियम हो गया। अब हम कल देखेंगे कौन सा, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो उसको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक। मतलब तत्वों का अगर सही तरीके से वर्गीकरण किसी ने दिया था तो वो था मेंडलीव ने दिया था। वो किस प्रकार से उसने आवर्ती वर्गीकरण किया उसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक्स।